नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। जगदीप धनखड़ को इस्तीफ़ा दिए हुए अब 3 दिन हो गए और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नई नई जानकारियां सामने आ रही है और ये पता चल रहा है कि जो बात बताई जा रही है अंत में कि भाई उन्होंने विपक्ष का एक प्रस्ताव जो था वो स्वीकार कर लिया और वह उनके इस्तीफे का कारण बना, वो केवल अर्ध सत्य है। वो असली बात है ही नहीं। और वो असली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि यदि आप वो उनका पूरा वक्तव्य सुने तो उसमें ये कहा गया है कि भाई ये भी आया है और इसको हम दे रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल इसकी जांच करें, पहले कौन आया है बाद में कौन आया है, इस तरह की बात उन्होंने गोल मोल करके की। तो यद्यपि सरकार को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसको एडमिट कर लिया वो बात भी नहीं है, क्योंकि अब ये सामने आ गया है फाइल्स के एग्जामिनेशन से कि वो एडमिट नहीं हुआ था। और अब पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो लोकसभा स्पीकर के तत्वावधान में चलेगी, क्योंकि ये माना गया है कि जिस समय कोई मोशन सबमिट हो जाता है उसी समय से उसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो यह निश्चित रूप से कारण नहीं था, मुख्य कारण नहीं था, एक बहाना हो सकता है कि भाई ये बहाना मिल गया। बात तो कुछ बहुत गंभीर है और ये बात जो है इसके एक हिंट तो मैं आपको दे चुका हूँ और वो जस्टिस यशवंत वर्मा से संबंधित है। और जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ जो बड़ी संपत्ति पाई गई उसमें कुछ और भी संकेत मिले हैं, क्योंकि ये तो आप जान लें कि इतनी बड़ी संपत्ति पाई गई, कुछ कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ थी, तो उसमें ये पता चला कि इसमें कुछ तो जज साहिबान हैं और कुछ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं जिनका सारा पैसा था और वो गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उसमें ये समझ लीजिए कि जस्टिस वर्मा का पैसा तो मात्र 5 से 10% रहा होगा, बाकी वो लोगों को ओबलाइज कर रहे थे। अपना ग्राउंड, अपना जो कंपाउंड था और अपना जो स्टोर था वो उन्होंने एक तरह से लोगों को ओबलाइज करने के लिए किराए पर दे रखा था। अब धनखड़ साहब के और यशवंत वर्मा जी के संबंधों की चर्चा इस समय पूरे दिल्ली में है। अनायास तो नहीं है और आज से नहीं है। जिस समय जस्टिस यशवंत शर्मा के यहाँ से ये राशि बरामद हुई थी उसी समय सबको ये पता था, तो कोई नई बात नहीं है, ये बाकायदा बातचीत बहुत समय से चल रही है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ था जिसमें बहुत सारी चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से वो अपने आप को प्रधानमंत्री के ऊपर बताने लगे थे, किस तरह से वो बार बार प्रोटोकॉल की डिमांड कर रहे थे, किस प्रकार वो चाहते थे कि जो विजिटिंग डिग्निटरीज़ हैं उनसे उनकी भी भेंट कराई जाए। सारी ऐसी बातें जो कभी भी पहले नहीं हुई। और जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि इस पद पर जो मास लीडर हैं, भैरव सिंह शेखावत जी जैसे ऐसे लोग भी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। अब भैरव सिंह जी शेखावत के एक तुलना में जगदीप धनखड़ कहाँ ठहरते, जिनकी स्थिति एक कॉरपोरेटर के चुनाव जीतने की नहीं थी, उनको राज्यपाल बना के उनका कद बढ़ाया गया और उसके बाद फिर उस कद के आधार पर उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। वैसे आप ये भी जानते हैं कि ये जनता दल और कांग्रेस से होते हुए काफ़ी लेट जो है वो आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और अरुण जेटली जी के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे। अब जो चर्चा हो रही है, और इसकी मैंने जांच पड़ताल की क्योंकि वो पूरी चर्चा राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान से संबंधित चर्चा ये है कि भाई जो चूरू से सांसद हैं इस समय कांग्रेस के, जो पहले 2 टर्म रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और जिनका नाम है राहुल कसवां, वो इनके बड़े भाई कुलदीप धनखड़ जी के दामाद हैं, सगे दामाद। उनकी सगी बेटी ब्याही है राहुल कसवां को, तो जगदीप जी राहुल कसवां के चाचा ससुर हो गए। अब इनके एक ओएसडी है, उनके पिताजी भी हैं, उनका नाम है प्रताप भानु सिंह शेखावत। समस्या आरंभ होती है 2024 के चुनाव से, कि 2024 के चुनाव से पहले यानी 2022 में
लाया गया था जगदीप धनखड़ जी को कुछ जाटों में संदेशा देने के लिए, क्योंकि वो उधर सत्यपाल मलिक थे और सत्यपाल मलिक पूरा का पूरा मामला ख़राब कर रहे थे। उससे पहले यद्यपि जयंत चौधरी आ गए थे, और जयंत चौधरी का एक बेस है, वो चरण सिंह जी के, चौधरी चरण सिंह जी के वो पोते, तो उनका तो बेस है। सत्यपाल मलिक का भी कोई बेस नहीं था। और सत्यपाल मलिक और अपने जयंत चौधरी के लिए सत्यपाल सिंह जैसे एक प्रोमिनेंट जाट नेता की बलि भी दी भारतीय जनता पार्टी ने। संजीव बालियान चुनाव हार गए। लेकिन बात ये आ रही है कि साहब जगदीप धनखड़ जी का जो परिवार है उसमें इनके बड़े भाई है कुलदीप धनखड़, जो रिश्तेदार हैं, जो मतलब ससुर हैं राहुल कसवा के। और 2024 के चुनाव में पूरा प्रयास किया था जगदीप जी ने 2 टिकट दिलवाने का, एक 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 टिकट दिलवाने का पूरा प्रयास किया था जगदीप धनखड़ जी ने। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने झोटवाड़ा, जो कि जयपुर नगर की सीमा में आता है, जयपुर महानगर में आता है, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी जयपुर रूरल पड़ती है, उस झोटवाड़ा से प्रताप भानु सिंह को, जो कि उनके ओएसडी के पिता है, उनको टिकट दिलवाने का पूरा प्रयास किया, नहीं मिला। उससे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट मिल गया। तो इससे बड़े क्षुब्ध हुए जगदीप जी। अब जगदीप जी को ये पता होना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की अपनी विधियां है और उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। आपकी सिफारिश कोई मायने उसमें नहीं रखती है। उसके बाद फिर राहुल कसवा को टिकट पुनः दिलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल कसवा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरा भीतरघात किया। भारतीय जनता पार्टी से कई चुनाव हरवाए उन्होंने चूरू ज़िले में उन्होंने, और उनके जो पिताजी है, क्योंकि वो वसुंधरा राजे गुट में थे उस समय क्या, आज भी उनके वसुंधरा जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और वसुंधरा जी ने तो पूरा प्रयास किया था कि पार्टी चुनाव हारे या फिर 95 के आसपास रह जाए, जिससे कि उनको अपनी सिस्टम सेट करने का मौका मिल सके, लेकिन पूरी मेजॉरिटी आ गई, इसलिए वो हो नहीं पाया। तो नाराज़गी तो थी, तो इस नाराज़गी को दूर करने का बड़ा प्रयास किया जगदीप धनखड़ जी ने कि टिकट ना कटे, लेकिन टिकट न केवल कटा, टिकट कटते ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में कैसे त्वरित गति से शामिल हो गए? जो इनके छोटे भाई हैं रणदीप धनखड़, वो आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो बड़े बिजनेसमैन हैं, रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं, और अशोक गहलोत के अत्यंत करीबी है। एक ज़माना होता था, ज़माना क्या होता है, बिल्कुल ये कहते हैं कि सारे रास्ते जो थे वो रणदीप धनखड़ के यहाँ होते हुए ही अशोक गहलोत तक पहुँचते थे। तो रणदीप धनखड़ तब भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस के सक्रिय हैं। और दोनों भाई यानी रणदीप धनखड़ और जगदीप धनखड़ ये अत्यंत निकट भी हैं। 3 भाई हैं ये, सबसे बड़े कुलदीप, दूसरे नंबर पर जगदीप, तीसरे नंबर पर रणदीप। तो रणदीप के माध्यम से हाईकमान तक पहुंचने और राहुल कसवा को टिकट कांग्रेस से दिलवाने में कतई समस्या नहीं आई। राहुल कसवा के यही पता चला कि साहब के राहुल कसवा के जो रॉबर्ट वड्रा की जो डीलिंग्स हैं उसमें राहुल कसवा का भी पूरा योगदान है, ये बात भी हाईकमान को पता चल चुकी थी। अब जो पूरी कुंडली मैंने आपको बताई उसके अनुसार तो ये कोई अनायास बात है ही नहीं। साथ में मैंने आपको यशवंत वर्मा जी वाली भी बात बता दी, और इसके बाद जो वो उठापटक कर रहे थे और जिस प्रकार से अपने आप को बार नंबर 2 बता के और ये कह रहे थे कि साहब सब लोग मुझको रिपोर्ट करें। सारी जो ब्रीफिंग्स होती है, जो प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग होती है वो मुझको भी हो, जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग होती है वो मुझको भी हो। मतलब वो अपने आप को एग्जीक्यूटिव हेड समझने लगे थे पूरी सरकार का। तो ऐसे में जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो कतई अनायास नहीं है। आप देख सकते हैं कौन सरकार यह
बर्दाश्त करेगी, कौन सरकार ये बर्दाश्त करेगी कि एक सेरेमोनियल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति सरकार में न केवल हस्तक्षेप करे अपितु सरकार को डिक्टेट करने की भी मंशा रखे। फिर इनकी जो इच्छा जागृत हुई उसमें ये भी बताया जाता है कि भाई इनके अचानक मन में आया कि भाई ये राहुल गांधी तो पप्पू है, अरे विपक्ष को मेरे जैसे एक नेता की आवश्यकता है, तो यदि मेरे जैसा नेता विपक्ष का नेता बन जाए तो मैं चुनाव जीत के आ सकता हूं और मोदी को मैं ठिकाने लगा सकता हूं। मोदी वैसे भी मुझसे ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। तो उन्होंने चला के अरविंद केजरीवाल को बुलाया। केजरीवाल ने बताते हैं कि उन्हें ऑफ़र दिया कि आप जो है अध्यक्ष बन जाइए आम आदमी पार्टी के, और हम ये पूरी ऑपोजिशन स्पेस ले लेते हैं, और आप ज़मीन से जुड़े नेता हो और मैं फॉरेन पावर्स से ब्लेसिंग पाया हुआ नेता हूँ, डीप स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। तो दोनों मिल के, और कांग्रेस को तो करते हैं दूर, और हम मिल के पूरा का पूरा चक्कर चलाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस को भी रखेंगे साथ में। खैर ये बातें चल रही थी, तब तक सारी चीज़ें आउट हो गई। पता चल गया इनके दामाद श्री जो है स्वयं के, उनकी भूमिका भी सामने आ गई, और यह मुख्य कारण है। और जो आप देख रहे हैं कि लोकसभा में उनका विपक्ष का जो प्रस्ताव है इम्पीचमेंट वाला, वो ग्रहण कर लेना, स्वीकार नहीं किया था, ग्रहण कर लेना, वो एकमात्र बहाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।